नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल इस वर्ड से क्या स्पष्ट हो रहा है? दोनों को तोड़ दीजिए। होम रूल समझ आया? नहीं आया? नहीं आया तो समझते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। ये आंदोलन हुआ था 1916 में। लीग का मतलब होता है संघ, संगठन। ठीक है। होम मने क्या होता है बताइए? होम HOME, होम मने घर यानी गृह। होम मने घर। और रूल मने क्या होता है? रूल मने नियम, शासन। तो रूल का मतलब यह है शासन से, शासन। अब इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? गृह शासन, गृह शासन। यानी अपने घर का शासन चलाना, यानी स्वशासन का मतलब यही हो ना, अपने घर का, खुद के घर का शासन चलाना यानी स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन। तो होम रूल का मतलब है स्वशासन से। इस वर्ड को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। गृह शासन, ये वर्ड को यूज करके प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न पूछा हुआ था कि एनी बेसेंट किस आंदोलन से संबंधित थी, और ऑप्शन में होम रूल आंदोलन नहीं लिखा हुआ था, नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था गृह शासन आंदोलन। और अधिकतर स्टूडेंट बना नहीं पाए और उन्होंने आरोप लगा दिया कि प्रश्न का ऑप्शन नहीं था, जबकि था। जो लोग समझ पाए कि होम रूल का मतलब तो गृह शासन हुआ, तो होम रूल की जगह गृह शासन आंदोलन लिखा हुआ था। तो जो समझ पाए वो तो आंसर मार दिए, और जो ना समझ पाए उन्होंने आरोप लगा दिया कि आंसर, प्रश्न का आंसर ही नहीं दिया हुआ है, जबकि था। होम रूल आंदोलन की जगह लिखा हुआ था गृह शासन आंदोलन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है, जो आयरलैंड के होम रूल से प्रेरित। सबसे पहले आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना होती है। आयरलैंड के नेता थे रेडमंड, उनके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना होती है और वहां पे होम रूल आंदोलन चलता है, जिसका उद्देश्य होता है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए शांतिमय तरीके से आयरलैंड के लिए स्वशासन प्राप्त करना, होम रूल प्राप्त करना। होम रूल का मतलब स्वशासन से, तो होम रूल प्राप्त करना आंदोलन का उद्देश्य था। एनी बेसेंट, दो यहाँ पर ध्यान में वर्ड रखिएगा। मैंने बोला संवैधानिक तरीके से, उसके जो भी वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार के जो भी नियम कानून है, उस नियम कानून के दायरे में ही रहकर शांतिमय तरीके से, कोई इसमें हथियार नहीं प्रयोग करना, इसमें हिंसा नहीं होती थी इस आंदोलन में। और हिंसा तो बड़ी दूर की बात थी। हथियार, नियम कानून, जो भी वर्तमान सरकार थे उनके नियम कानून का भी उल्लंघन नहीं होता था। सरकार बुरी हो या अच्छी हो, जो भी नियम कानून उसकी थी उस व्यवस्था के अंदर ही आंदोलन रहती थी, उसका उल्लंघन नहीं करता था नियम कानून का। और शांतिमय तरीके से ये आंदोलन चलता था और उद्देश्य था आयरलैंड के लिए होम रूल प्राप्त करना, स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट गई 1913 में इंग्लैंड। आप लोग इस कंफ्यूज तो नहीं होते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, कंफ्यूज होते होंगे ना। और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इन तीनों में नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला लिया जाता है, तब बोला जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन है। एनी बेसेंट 1913 में गई इंग्लैंड। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। 1893 में भारत आई थी, लेकिन 1913 में वो इंग्लैंड गई थी। जब इंग्लैंड गई तो आयरलैंड के होम रूल लीग ने एनी बेसेंट को सुझाव दिया कि भारत में स्वतंत्रता के लिए आप वहां पे होम रूल आंदोलन चलाइए। उसके बाद एनी बेसेंट आती है और 2 जनवरी 1914 को अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में होम रूल आंदोलन की व्याख्या करती है।
आंदोलन शुरू नहीं हुई है, सिर्फ व्याख्या उसकी कर रही है। और इसी वर्ष 1914 में ही, जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। तिलक को जेल हो गई थी 1908 में। क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने, मतलब क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखे थे अपने पत्रिका में, उस कारण से उन्हें जेल हो गई थी 1908 में 6 साल के लिए। 1914 में वो जेल से बाहर निकले, जून 1914 में। जब जेल से बाहर आए तो उस समय कोई आंदोलन चल नहीं रहा था। जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वो समझिए तो शिथिल पड़ा हुआ था। तो तिलक जेल से बाहर आके स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कोई आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे कि कोई आंदोलन शुरू करेंगे। और इधर एनी बेसेंट तैयारी कर रही होम रूल आंदोलन शुरू करने की। फिर दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि हम लोग दोनों मिलकर होम रूल आंदोलन चलाएंगे, जिसका उद्देश्य होगा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना। समझ रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ कर फेंकने का भी उद्देश्य नहीं था इनका। हम ब्रिटिश सरकार के अधीन ही रहेंगे, उनके अधीन रहते हुए हमें स्वशासन चाहिए, यानी हमें इतना अधिकार हो कि हमें क्या करना है ना करना है, और जो भी मूलभूत फंडामेंटल राइट है वो हमें मिले, इतना हमें चाहिए। सरकार में आप रहिए, आपके अधीन ही हम रहेंगे, लेकिन आपके अधीन रहते हुए हमें स्वशासन चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। ये उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का। इन्होंने डिसाइड किया, तिलक और एनी बेसेंट ने, कि आंदोलन का उद्देश्य हम लोग ये रखेंगे। और आंदोलन जिस तरह से आयरलैंड में चला था, इस तरह उसी तरह से भारत में भी चला। जो भी वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार की जो भी नियम कानून है, जो भी व्यवस्था है, सिस्टम है, उस व्यवस्था के दायरे में ही आंदोलन रही, कोई भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं की। और इस आंदोलन में किसी प्रकार के अशस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं थी, यानी हिंसा नहीं होता था। आंदोलन शुरू करने के लिए दोनों तैयारी करने लगे और आंदोलन शुरू करने की योजना बनाने लगे। फिर दोनों ये निर्णय करते हैं कि हम लोग दोनों किसी प्रकार के आपसी मतभेद, टकराव होने से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम लोग दोनों अलग अलग लीग का गठन करें। दोनों अलग अलग लीग का गठन कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। बस इन्होंने डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग अलग अलग लीग गठित करेंगे, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही रहेगा। बस आप अपने लीग जो बनाएंगे आप चलेंगे, आपके आंदोलन के लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र रहिए। आंदोलन वही है, होम रूल आंदोलन ही है, लेकिन आपके एक नेतृत्व में चलेगा। आपके कुछ समर्थक होंगे, मेरे कुछ समर्थक होंगे। उद्देश्य, लक्ष्य दोनों का एक ही रहेगा, स्वशासन प्राप्त करना। लेकिन हम लोग दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे ऐसे समझिए ना कि कोई संस्था बनती है, संस्था की स्थापना होती है, तो दो लोग रहते हैं पार्टनर, तो संभावना होती है कि दोनों में टकराव हो जाए, आगे चल के किसी मुद्दे पर लेकर लड़ाई हो जाए, मतभेद हो जाए। इसी मतभेद से बचने के लिए एनी बेसेंट और तिलक ने निर्णय लिए कि हम लोग अलग अलग बनाएंगे, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही रहेगा। बस आप अपने लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहिएगा, अपने संगठन के लिए, मैं अपने संगठन के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहूंगा। मैं अपने समर्थकों को लेकर आगे चलूंगा और आप अपने समर्थकों को लेकर आगे चलिएगा। और तिलक इस बात, एनी बेसेंट इस बात को बोली भी थी कि मेरे कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते हैं और उनके कुछ समर्थक मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था, कोई टकराव नहीं था। इसलिए दोनों ने अलग अलग लीग का गठन करने का निर्णय ले लिया। याद रखिए, दोनों का उद्देश्य एक ही है, बस दोनों खाली संगठन अलग बना रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तिलक ने लीग की स्थापना की। अब बात करते हैं तिलक के बारे में। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में है। 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग
तो इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। किन्होंने? तिलक ने। इनके लीग के सचिव थे, इनके लीग के सचिव एनसी केलकर। एनसी केलकर, एनसी केलकर इनके लीग के सचिव थे। अध्यक्ष थे जोसेफ वाडिया। जोसेफ बैप्टिस्टा, बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा इनके लीग के अध्यक्ष थे। इनके लीग का मुख्यालय था, तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग था उनके मुख्यालय था पुणे। पुणे इनके लीग का मुख्यालय था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की शाखाएं 4 क्षेत्रों में थी। महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, इन 4 क्षेत्रों में लीग की तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की शाखाएं थी। कुल शाखाएं उनकी 6 थी, लेकिन इन्हीं 4 क्षेत्रों में थी। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, बॉम्बे नहीं, ठीक है। तिलक ने अपने लीग के प्रचार के लिए अपनी पत्रिका केसरी और मराठा का सहयोग लिया। केसरी और मराठा इनकी पत्रिका थी। केसरी और मराठा, ये 2 इनकी पत्रिका थी। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने अपने लीग का प्रचार किया। जो होम रूल आंदोलन थी, जो उसकी अवधारणा थी, उस अवधारणा को लोगों तक पहुंचाई तिलक ने। किसके माध्यम से? याद रखिए, केसरी और मराठा के माध्यम से इन्होंने होम रूल की अवधारणा को लोगों तक पहुंचाया था। केसरी पत्रिका, और याद भी रखिएगा केसरी और मराठा किनकी पत्रिका है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो तिलक की पत्रिका है। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, ये भी याद रखिएगा। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इस नारा को बुलंद किया था होम रूल आंदोलन के दौरान। अब बात करें एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में, स्थान का नाम याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग तिलक ने कहाँ किए थे? तिलक किए थे बेलगांव में। इन्होंने कहाँ किए? मद्रास में। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास में एनी बेसेंट ने, और तिलक ने बेलगांव में किए थे। वो अप्रैल में कर लिए थे, ये सितंबर में किए। इनके लीग के सचिव, एनी बेसेंट के लीग के सचिव थे, इनके लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल, अरुंडेल, और अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट ही थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की शाखाएं तिलक द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में थी। तिलक की कहाँ कहाँ थी? 4 क्षेत्र में था। महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, इन 4 क्षेत्रों में था। कुल उनकी 6 शाखाएं थी। इनकी शाखाएं लगभग 200 थी। पूरे भारत में इनकी शाखाएं थी, और इनकी शाखाएं लगभग 200 थी। लेकिन यहां से याद रखिएगा, मैं लेकिन के बाद जो बोल रहा हूं लाइन, वे लाइन एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन एनी बेसेंट के लीग का संगठन
तिलक के लीग के संगठन से कमजोर थी। शाखाएं तो बहुत थी, लेकिन इन शाखाओं पर एनी बेसेंट का पकड़ नहीं था, कंट्रोल नहीं था अपने संगठन पे इनका। इनके संगठन का नियम भी बहुत कमजोर था, एकदम ढीला था। इनके लीग का नियम यह था कि कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखाएं खोल सकता है, एनी बेसेंट की जो शाखा थे उसे खोल सकता है। लेकिन तिलक की शाखाएं तो 6 है, लेकिन उस पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल था, पकड़ था मजबूत, और उनके शाखाएं का कार्य क्षेत्र और कार्य सब निर्धारित होता था कि कौन सा कार्य किस क्षेत्र में होगा, सब निर्धारित होता था। यह लाइन पूछा हुआ एनी बेसेंट की प्रश्न था कि एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। उसमें से एक ऑप्शन था कि एनी बेसेंट के लीग का संगठन तिलक के संगठन से कमजोर थी। तो कमजोर था एनी बेसेंट के लीग की संगठन, शाखाएं इनकी ज्यादा है लेकिन कमजोर थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्होंने अपने लीग का प्रचार किया। तिलक कौन से किए थे? केसरी और मराठा से। इन्होंने किए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनकी पत्रिका था। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉमनवेल्थ किनकी पत्रिका थी, तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका थी। और इन्हीं पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अपने लीग का प्रचार किया, होम रूल की जो अवधारणा थी उसे लोगों तक पहुंचाई। एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने लीग स्थापित तो कर लिए। अब शुरू करेंगे आंदोलन। यहाँ पे फिर ध्यान रखिएगा, तिलक ने अप्रैल में ही संगठन बना लिए थे, होम रूल लीग की स्थापना कर लिए थे। उसके 5 महीने बाद एनी बेसेंट सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना करती है। लेकिन आंदोलन सबसे पहले ये शुरू कर लेती है, तिलक से पहले। जैसे ऐसा समझिए ना कि 2 स्कूल खुले और 1 जनवरी, अभी कौन सा वर्ष है, 2023, तो जनवरी 2023 में एक खुला स्कूल, ओपनिंग हो गई, पूरा मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन गया, बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी एडमिशन ओपन नहीं हुआ है। एक दूसरा स्कूल खुला मार्च में उसका ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ और एडमिशन भी ओपन हो गई मार्च में ही। लेकिन जो जनवरी में खुला था उसका एडमिशन ओपन हो रहा है अप्रैल मई में। तो स्थापना तो पहले हो गई लेकिन उसका एडमिशन ओपन नहीं हुआ था। इसी तरह से यहाँ है, एनी बेसेंट से पहले तिलक ने होम रूल लीग की तो स्थापना कर लिए थे अप्रैल में ही, उनके 5 महीने बाद एनी बेसेंट लीग की स्थापना कर रही है। लेकिन आंदोलन इन्होंने तिलक से पहले शुरू कर दिए थे। एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ बीपीएससी के प्रश्न, 2 बार कंफ्यूज यहाँ पर स्टूडेंट हो जाते हैं। ये पूछा हुआ था कि होम रूल आंदोलन सबसे पहले किसने आरंभ की। ऑप्शन में तिलक और एनी बेसेंट दोनों रहता है, अधिकतर स्टूडेंट तिलक मार देते हैं, लेकिन गलत। पूछे एग्जाम में कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो तिलक। लेकिन होम रूल आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो एनी बेसेंट। स्थापना बाद में कर रहे हैं लेकिन आंदोलन तिलक से पहले शुरू किए थे। तो एनी बेसेंट पहले आंदोलन शुरू कर दी थी, उसके बाद तिलक किए और दोनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन चलने लगा। फिर तिलक और एनी बेसेंट ये महसूस करते हैं कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी यानी नरम दल और गरम दल के बीच समझौता होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 1907 में 2 भागों में बट गया था। कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम और गरम नामक 2 दलों में कांग्रेस टूट गई थी। क्यों टूटी थी, कारण अगर जानना चाहे तो बंगाल विभाजन वाला जो हम वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिए, कारण क्या था। तो कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, तो अब टूट गया तो टूटने के बाद कमजोर हो ही जाता है, तो कमजोर हो गई थी कांग्रेस। तो इन्होंने महसूस किया यदि दोनों मिल जाए, नरम दल और गरम दल, तो हम लोग ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। क्योंकि होम रूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। यह प्रश्न पूछा हुआ भी है,
आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि होम रूल आंदोलन किसके सहायक इकाई के रूप में कार्य करता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में ये आंदोलन चलती थी। तो इन्होंने दोनों ने प्रयास करने लगे कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों में समझौता हो जाए, और इन्हीं के प्रयास से वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे, उस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी यानी नरम दल और उग्रवादी यानी गरम दल के बीच समझौता हो जाता है। इस समझौता को लखनऊ समझौता के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ना, बार बार याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किनके प्रयास से नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था? तो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से समझौता हो गया, दोनों मिल गए तो कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हो गया और आंदोलन फिर चलने लगा, और आंदोलन ज़्यादा मजबूती से चलने लगी, व्यापक होने लगा, इसका प्रभाव बढ़ने लगा। जब प्रभाव बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार को सर में दर्द होने लगा, क्योंकि जब कमज़ोर था आंदोलन, धीरे धीरे चल रहा था, तो उसको दर्द नहीं हो रहा था। जब व्यापक हुआ तो उसको सर में दर्द हो गया, और सर में दर्द होने का परिणाम ये हुआ, ब्रिटिश सरकार के सर में दर्द होने का, कि जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और एक और व्यक्ति हुए बीपी वाडिया, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जून में इनकी गिरफ्तारी हुई। अगस्त में 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। इस घोषणा में यह घोषणा किया गया कि भारत में क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। जब और आंदोलन किस मुद्दे को लेकर चले शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन, स्वशासन प्राप्त करने के लिए। और ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा, और इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। तो जून में गिरफ्तारी हुई, अगस्त में घोषणा हो गई, और सितंबर में एनी बेसेंट को जेल से छोड़ा जाता है। जब एनी बेसेंट सितंबर में जेल से बाहर आती है, तो जब बाहर आई तो इसने महसूस किया कि जिस मुद्दे को लेकर हम आंदोलन शुरू किए थे और ब्रिटिश सरकार ने उसे देने के लिए कहीं दिया, घोषणा कर ही दिया, आश्वासन दे ही दिया, तो हम क्यों आंदोलन चलाएं? आंदोलन चलाने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। स्वशासन प्राप्त करने का मेरी मांग ही था, और वो देने के लिए बोल ही दिया, घोषणा कर ही दिया, तो आंदोलन चलाने का कोई मतलब रहा नहीं। तो एनी बेसेंट ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और अब बात रही तिलक, ये तिलक ने क्या किया? दोनों तो आंदोलन चला रहे थे। तो तिलक इसी वर्ष लंदन चल जाते हैं वैलेंटाइन सिरोल पे मानहानि का केस दायर करने। एक व्यक्ति हुए वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। इसके बाद तिलक चले जाते हैं लंदन वैलेंटाइन सिरोल पे मानहानि का केस दायर करने। तो एनी बेसेंट ने आंदोलन स्थगित कर दी, तिलक चले गए लंदन, आंदोलन हो गई नेतृत्व विहीन, तो नेतृत्व करने वाला कोई बचा नहीं। तो बिना नेतृत्वकर्ता के आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन तो स्वाभाविक है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा आंदोलन, और हुआ यही। तो लंदन चले गए, आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हुआ, अंततः आंदोलन समाप्त हो गया। इस याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है बार बार कि तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बार बार एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है, या ऐसे भी पूछता है कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं? तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब प्रश्न ये है कि इस आंदोलन का महत्व क्या हो? आंदोलन समाप्त हो गया, तो इस आंदोलन की उपलब्धि क्या रही? इस आंदोलन की उपलब्धि ये रही, इसने जन सम्मान के महत्व को स्पष्ट किया। यह आंदोलन शांतिपूर्वक चली और कोई हिंसा भी नहीं हुआ, जो भी नियम कानून था उसके नियम कानून के दायरे में रहा आंदोलन। और इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करने के लिए बाध्य कर दिया, तो शासन देने की घोषणा ही किया, घोषणा तो किया ना ब्रिटिश सरकार। सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी यह रही कि तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस जो दो भागों में बट गया था उसका समझौता हो गया, मिल गए वो दोनों, यानी नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। इससे कांग्रेस मजबूत हुआ
और अंततः राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत हुआ। तो ये था होम रूल आंदोलन। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गांधी युग पे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।